हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो की इस कड़ी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य विशेषताओं जैसे नगर नियोजन, सामाजिक और धार्मिक जीवन, कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों से हम परिचित होंगे। इसके लिए आप लोग पूरे वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मेरे अन्य वीडियोज़ को भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ हो जाए। आइए इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। इनमें से 925 भारत में हैं, शेष 475 पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं। भारत की आज़ादी के समय तक 40 स्थल ही ज्ञात थे। कुछ बड़े नगरों के अलावे बहुत सारे स्थलों का उत्खनन हुआ है और वहाँ से नागरिक जीवन की कई विशेषताओं का पता चलता है। नागरिक जीवन में थोड़ी बहुत विविधताओं के साथ ही बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिलती हैं। लगभग 3% स्थलों का उत्खनन हो चुका है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। वहाँ पर अवशेष काफ़ी सुरक्षित हालत में प्राप्त हुए हैं, जिनसे नागरिक जीवन की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। हड़प्पा में अवशेष सुरक्षित नहीं रहे, फिर भी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ से भी मिली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह नगरीय सभ्यता थी। उत्खनन से 6 बड़े नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में हैं और बाकी के 4 बनावली, रोपड़, कालीबंगा तथा लोथल भारत में हैं। हड़प्पा की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। असल में समाज अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ चुका था और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति थी, जिससे किसान अपना पोषण करने के अलावे अतिरिक्त जनसंख्या का भी पोषण कर सकते थे, जो कृषि से इतर काम में लगे हुए थे। इस तरह से नगरीकरण के लिए उपयुक्त माहौल तैयार हो चुका था। नगरों का निर्माण आधुनिक ग्रिड प्रणाली पर हुआ था। नगर अक्सर 2 भागों में बटे हुए होते थे। दुर्ग और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान ऊपरी टीले पर बसे होते थे, जो मजबूत सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे। निचले हिस्से में ज्यादातर जनसामान्य के आवास बने होते थे। कहीं कहीं से निचला नगर के भी सुरक्षा दीवारों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को कई हिस्सों में बांटती थीं, जैसा कि ग्रिड प्रणाली में होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग चंडीगढ़ को ले सकते हैं। आज के चंडीगढ़ शहर का मॉडल हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिलता जुलता है। हड़प्पा सभ्यता की घरें अक्सर पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं तथा ईंटों की साइज 7.5 गुना 15 गुना 30 सेंटीमीटर की होती थी। सुरक्षा दीवार की ईंटें 10 गुना 20 गुना 40 सेंटीमीटर की साइज में बनती थीं, अर्थात ईंटों का साइज 1:2:4 में होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिर्फ दुर्ग क्षेत्र ही सुरक्षा दीवार से घिरा था। हड़प्पा की सुरक्षा दीवार कच्ची थी। बनावली में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरी थी। कालीबंगा का निचला नगर भी दुर्गीकृत था। धौलावीरा 3 भागों में बटा था, दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। सुतकांगेडोर की दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बनी थी। देसलपुर में प्राप्त सुरक्षा दीवार में कई बुर्ज बने थे। रोजदी के चारों तरफ पत्थर की सुरक्षा दीवार बनी थी। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की कुछ अलग विशेषताएं थीं। अधिकतर नगरों में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर पिछवाड़े की गली में खुलते थे। सड़कों पर अतिक्रमण नहीं था। सड़कों पर दुकान लगाने की जगह निर्धारित होती थी। प्रत्येक घर की नाली मुख्य सड़क की ढकी हुई नाली से जुड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों की बनती थीं। गंदे जल की निकासी की उत्तम व्यवस्था आधुनिक काल की नगर निगम को टक्कर देने लायक थी। घरों के साइज में अंतर होता था। घर अक्सर 1 मंजिला या 2 मंजिला बनते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। पानी की व्यवस्था के लिए घरों में कुएं भी खोदे जाते थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे।
मोहनजोदड़ो के हर 3 घरों में से एक घर में कुआं बना हुआ था, जबकि हड़प्पा में कुएं नहीं मिले हैं। घरों में रसोई घर तथा स्नान घर भी बने होते थे तथा घरों के दरवाजे आमने सामने नहीं बने होते थे, अर्थात गली से घर की आंगन या आंतरिक हिस्से नहीं दिखते थे। हड़प्पा की सभ्यता में सामाजिक और धार्मिक जीवन, समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। सती प्रथा, प्रदाप प्रथा आदि जैसी बुराइयों के संकेत नहीं मिलते हैं। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मनोरंजन के लिए पासे खेले जाते थे। लोगों को शिकार करना तथा मछली मारना भी प्रिय लगता था। निश्चित तौर पर समाज में वर्ग विभाजन था, लेकिन नागरिक जीवन में खुशहाली की वजह से वर्ग तनाव जैसी स्थिति के संकेत नहीं मिलते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार समाज 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च या विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। कुछ इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग। हड़प्पा की सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है। किसी ने पूरी सभ्यता को केंद्रीकृत माना है तो बहुतों ने अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र के रूप में। राज्य का मुखिया कौन था, योद्धा या पुरोहित? निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। आमतौर पर हड़प्पाई लोग शांति प्रिय होते थे। नगरों के बाहर सुरक्षा दीवार किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? बहुत सारे इतिहासकारों ने बाह्य आक्रमण से सुरक्षा को इसका कारण माना है, तो बहुतों ने इस बात को नकारा है। उन लोगों ने नदियों में आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए दीवार के बनाए जाने को कारण माना है। अगर हड़प्पाइयों को बाह्य आक्रमण से भय था तो किन से नहीं कहा जा सकता है। मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता के अंत का होना बताया है, जबकि कई आधुनिक शोधों से इस मत को पूरी तरह नकार दिया गया है। हड़प्पाइयों के जीवन में धर्म का गहरा प्रभाव था। बहुसंख्यक मूर्तियां मातृ देवी की आराधना की ओर इशारा करती हैं। वहीं मोहरों पर मिले पुरुष योगी की तरह की आकृति को मार्शल ने आद्य पशुपति के रूप में माना है। साथ ही कुछ विद्वानों के अनुसार लिंग तथा योनि की आकृतियां मिली हैं। कुछ विद्वानों ने इन आकृतियों को खेलने की गोटियां भी माना है। पीपल जैसे वृक्ष पूज्य थे। कुछ कल्पित पशु चित्र मिले हैं, जैसे एक श्रृंगी पशु। स्वास्तिक का भी चित्रांकन मिला है। हड़प्पा की सभ्यता में कृषि और पशुपालन, कृषि की दशा काफी उन्नत थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल चुके हैं। एक साथ 2 फसलों के उगाने के भी वहां से साक्ष्य मिल चुके हैं। हल में संभवतः लकड़ी के फाल लगाए जाते थे। बनावली से मिट्टी की हल की प्रतिकृति मिली हुई है। कई तरह की फसलें उगाई जाती होंगी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, चावल, मटर, तिल, कपास आदि की खेती होती थी। हड़प्पा से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं जो उत्तम किस्म के हैं। लोथल से चावल के दाने तथा रंगपुर से धान की भुस्सी के अवशेष मिल चुके हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में अन्नागार बिना अतिरिक्त उत्पादन के संभव नहीं था। गेहूं और जौ इस सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन रहा होगा। मिली हुई चावल की किस्में उन्नत नहीं हैं। बड़े पैमाने पर फलों की भी खेती होती थी। केला, नारियल, खजूर, अनार, तरबूज, नींबू आदि जैसी फलों की पैदावार होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में फसलों की सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल होता होगा। सिंचाई के लिए नहरों के इस्तेमाल के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी में उस समय की मानसून से अच्छी खासी बरसात हो जाया करती थी, इसलिए अधिकतर जगहों पर बिना अतिरिक्त सिंचाई किए वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थीं। अधिकतर क्षेत्रफल सदा नीरा नदियों की घाटी में स्थित था, जहां हर साल बाढ़ आती थी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी हद तक उच्च बनी रहती थी। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें इस्तेमाल में लाई जाती थी। धौलावीरा में भी जल प्रबंधन के लिए तालाब बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, प्रमुख पालतू पशु थे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे आदि। घोड़े को पालतू बनाने के साक्ष्य नहीं हैं। मुद्राओं पर भेड़, बकरी, कुबड़ वाला बैल, भैंस, हाथी, बाघ, गेंडा आदि के चित्र मिले हैं।
पर घोड़ा के नहीं। घोड़े और ऊंट की अस्थियां मिली हैं, लेकिन ऊंट का चित्र किसी भी मुद्रा से नहीं मिला है। लोगों के भोजन में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रचलन में था। गुजरात क्षेत्र की स्थलों से हुए शोध में पता चला है कि दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का व्यापक पैमाने पर उपयोग होता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता अक्षेता सूर्य नारायण ने हरियाणा के हिसार जिले में स्थित स्थलों तथा आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों में पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर शोध किया है और निष्कर्ष निकाला है कि बड़े पैमाने पर शहरों तथा गांवों में मांसाहार का प्रचलन था। अखबारों में संबंधित खबर को पढ़ा जा सकता है या विस्तृत जानकारी के लिए जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी साइंस में शोध को भी पढ़ा जा सकता है। अखबारों में छपी एक खबर के अनुसार 2017 में राजस्थान की अनूपगढ़ में नदी किनारे की एक स्थल से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को हाई प्रोटीन वाले 7 मल्टीग्रेन लड्डू मिले हैं, जिनके रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि उस समय की लड्डुओं को बनाने में कई तरह की अनाजें तथा दालें प्रयुक्त होती थीं और लड्डुओं में प्रोटीन की मात्रा भी काफी अधिक होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य के उन्नत होने के प्रमाण कई स्थलों के उत्खनन से मिल चुके हैं। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर होती थी। सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ काफी विकसित दशा में था। मेसोपोटामिया की सुमेरियाई अभिलेखों में मोहनजोदड़ो को या सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है और वहां से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि सुमेरियाई राजा सारगोन का मेलुहा के साथ व्यापारिक रिश्ता अच्छा था। मेसोपोटामिया का मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध लगभग 1750 ईस्वी पूर्व तक समाप्त हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता की कई स्थलों से मेसोपोटामिया की गोलाकार मुहरें मिली हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता की भी मुहरें और अन्य वस्तुएं मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ट्रेडमार्क और माल के सुरक्षित होने की गारंटी के तौर पर होता होगा। व्यापार के लिए धातु मुद्रा के प्रयोग में लाए जाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। बाटें घनाकार होती थीं। माप तौल में 16 या इसके गुणजों का प्रयोग होता होगा। व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु सूती वस्त्र थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से, सोना कर्नाटक से तथा लाजवर्द अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। टीन, चांदी तथा सीसा भी अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से ही मंगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। सभ्यता के पतन के कोई एक नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। मार्शल, मैके, एस आर राव आदि ने नदी की बाढ़ को एकमात्र कारण माना है, जबकि गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि ने बाह्य आक्रमण के सिद्धांत पर जोर दिया है। आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष आदि ने जलवायु परिवर्तन को सभ्यता के पतन का कारण माना है। एम.आर. साहनी ने जल प्लावन की वजह से जमीन के दलदल हो जाने की वजह से सभ्यता के विकास के अवरुद्ध हो जाने को कारण माना है। एम.एस. वत्स, एस.टी. लैम्ब्रिक आदि ने नदी के मार्ग परिवर्तन को सभ्यता के पतन का कारण माना है। के.यू.आर. केनेडी ने मोहनजोदड़ो की कंकालों के अध्ययन से बताया है कि मलेरिया, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार थे। रूसी वैज्ञानिक दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक विस्फोट को कारण माना है। कुछ इतिहासकारों ने आर्थिक दुर्व्यवस्था को भी जिम्मेदार कारण माना है। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट की वजह से इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई थी तथा नगरीकरण का अंत हो गया था।